नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। और इससे पहले हम इसका पहला पार्ट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो हमारा टारगेट है 24 जुलाई को लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो वीडियो को सभी लोग पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो यहाँ पर आपको बताना है संरचना शब्द के लिए यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द दिया गया है जो अनुचित है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें यहाँ पर जो विरचित शब्द लिखा है ये यहाँ पर अनुचित दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, विरचित का संबंध यहाँ पर संरचना से बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगर बात करें रौद्र रस की, तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। ऑप्शन नंबर डी, क्रोध आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भय किसका होता है, तो ये होता है भयानक रस। उत्साह किसका होता है, तो ये होता है वीर रस का। किसका होता है, वीर रस का होता है उत्साह। और विस्मय किसका होता है, तो ये होता है अद्भुत रस का। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपको बताना है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इत्यादि को हम तोड़ेंगे इति धन आदि में। किस में तोड़ेंगे, इति धन आदि में। यानी कि इति का हो गया छोटी ई और आदि का हो गया आ, ये दोनों मिलकर बना लेंगे बड़ा या। ठीक है, ये बना लेंगे या। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यड़ संधि। ठीक है, ई धन आ मिलकर या हो जाएगा और इति धन आदि बराबर क्या बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस छंद का जो प्रथम और अंतिम शब्द होता है वो एक होता है। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका कुंडलियों में। यानी कि कुंडलियाँ यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुंडलियाँ में कुल 6 चरण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसमें जो है प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और जो कुंडलियाँ होती हैं ये दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी होती हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और हमने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताया था कि पहली और तीसरी पंक्ति में होती हैं 13-13 मात्राएं और दूसरी और चौथी में होती हैं 11-11 मात्राएं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोहा का जस्ट अपोजिट होता है कौन, सोरठा। ठीक है, तो ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंधकार का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमृत, शयन, प्रकाश या फिर रोशनी। तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शयन का क्या होगा, तो ज़रा आप बता दीजिएगा कि शयन का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका हो जाएगा जागरण। क्या होता है, शयन का होता है जागरण। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो बताना है आपको कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि कार्य जो है हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर क्या, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। पहला दिया है, यह रुमाल अच्छी है। तो रुमाल अच्छी नहीं, रुमाल क्या होता है, अच्छा होता है। यानी कि इसमें क्या है, लिंग संबंधी त्रुटि है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ये भी आपका गलत है।
ठीक है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ये भी आपका कैसा है? बिल्कुल गलत है, 31 होना चाहिए यहाँ पर। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यहाँ पर अध्यापिका नहीं अध्यापिका होता है, ठीक है। पा में छोटी ही की मात्रा लगी होती है, तो यहाँ पर भी ये आपका गलत हो गया। अब बचा क्या? उसका मकान बहुत अच्छा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नवग्रह जो दिया है ये आपका हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। यानी कि जो प्रथम पद है वो आपका क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो नवग्रह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, और पीताम्बर में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जुगुप्सा जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जुगुप्सा जो है ये है विभत्स रस का स्थायी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए यूज करेंगे क्रमागत। ऑप्शन नंबर डी क्रमागत यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन दिया है चारों तरफ जल ही जल होना, बिल्कुल गलत। रास्ते का बंद होना, ये भी गलत। दोनों ओर मुसीबत, ये सही है। यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबतों से घिर जाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मक्खी शब्द दिया गया है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? मक्षिका। ऑप्शन नंबर डी मक्षिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से यहाँ पर संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। पवन में जो है आपको बतानी है कि कौन सी संधि है। पवन में बताइएगा कि कौन सी संधि होती है। तो पवन को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा पो धन अन में। किस में टूटेगा? पो धन अन में टूटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ओ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा। ओ प्लस आ मिलकर अब बन जाएगा और ये कहलाएगी आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि ये हो जाएगा। तो पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पो धन अन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? बताना है आपको संकर शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो आतिशबाजी है ये आपका हो जाएगा संकर शब्द। कौन सा हो जाएगा? आतिशबाजी ये आपका होता है एक तरीके से संकर शब्द। पहला ऑप्शन जो दिया है चुगलखोर, ये कैसा शब्द है? तो ये है आपका फारसी शब्द। चुगलखोर जो है ये आपका एक फारसी शब्द है। लफंगा जो है ये आपका एक तुर्की शब्द है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लफंगा जो है ये कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। और जो नारिकेल है ये है आपका तत्सम रूप। किसका तत्सम रूप है? नारियल का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नारिकेल जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है? नारियल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा अवनी का विलोम शब्द? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अवनी का अर्थ क्या होता है। तो अवनी का जो अर्थ होता है वो होता है धरती, यानी कि पृथ्वी। ठीक है, इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अवनी के वो होते हैं जैसे कि वसुधा हुआ, ठीक है,
पृथ्वी हुआ, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, और धरती हुआ, ये भी हो गया। ठीक है, तो अवनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अंबर, यानी कि आकाश। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौधरानी कौमा देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चौधरानी और देवरानी में प्रत्यय यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ये आपको बताना है। रानी प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है, या फिर नी प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा आनी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह पहचानना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन जो आपका ये दिया है यही हमारा अल्प विराम चिन्ह है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉमा। ठीक है, अगला जो दिया है ये कहलाता है पूर्ण विराम, यानी कि फुल स्टॉप। अगला जो दिया है ये कहलाता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। और ये जो दिया है ये हमने आपको कल बताया था, ये कहलाता है अर्ध विराम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अर्ध विराम कहलाता है, यानी कि सेमी कॉलन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है बिजली शब्द का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की, तो दामिनी जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है ये होता है बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, अगर बात करें सरवरी की, तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, रात से मतलब होता है। ठीक है, तनया मतलब क्या होता है, पुत्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। तनया का मतलब पुत्री। रमणी का क्या अर्थ होता है, तो रमणी मतलब स्त्री। तो ये तीनों भी आपको हमने बता दिए हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। जो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है, इसमें जो है ये किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है रेखा चित्र से। ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बताना है आपको कि कौन सी जो है बोली यहाँ पर दी गई है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो मगही है ये नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी मगही जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी ये सभी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है। तो बताना है कि इनका कौन सा नाटक जो है ये बंगला भाषा से अनुदित है। बताना है आपको 4 ऑप्शंस में से। तो जो ये आपका ऑप्शन दिया गया है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है विद्या सुंदर, यही आपका अनुदित है बंगला भाषा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या सुंदर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। तो बताना है आपको कि किस कवि को महाकवि राय शाहजहां के द्वारा बोला गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कादिर, बनारसी दास, सुंदर या फिर सेनापति। तो ये बोला गया था सुंदर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनको कहा गया था महाकवि राय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। तो बताना है आपको संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना किसकी है। तो ये रचना है आपकी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये होगा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो अगर बात करें यहाँ पर कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी जो हैं ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। अगर पूछा जाए सूरदास जी किसके अंतर्गत आते हैं, तो इनका है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास की बात करें तो ये आते हैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत।
और अगर बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की तो ये आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत। तो ये तीनों भी ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो क्लास हमने पहले करवा दी गई हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट लगातार करवाए जा रहे हैं। तो चैनल से अगर आप अभी जुड़े हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।